नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक थोड़े इलेक्शन फ्रॉड की बात कर लें। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन के समय अगर कोई जानबूझ करके कुछ तथ्यों को तोड़े मरोड़े या कोई ऐसी चीज़ों को करे जिससे आपको एक गलत फहमी पैदा हो और उससे आपका निर्णय लेने की क्षमता इफेक्टेड हो, तो मेरे हिसाब से वो फ्रॉड है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक मिस्टेक हो सकती है, गलती से ऐसा कह दिया, गलती हो गई। गलती में हरदम भाई मानव किसी से भी गलती हो सकती है, जो काम करता है उससे गलती हो सकती है। लेकिन एक फ्रॉड होता है, फ्रॉड में इंटेंट बिल्कुल साफ रहता है, क्योंकि फ्रॉड में स्लिप नहीं है, गलती नहीं है। कल मैंने मतलब मैं 2, 4, 5, 10 दिन में कोई ना कोई जैसे कल मैंने शायद एक कोई वीडियो किया था जिसमें मेरे एक दर्शक ने कहा, जहां पे मैंने कहा था कि कतर और पैलेस्टीनियंस में बहुत संघर्ष है। वो एक्चुअली फिर जब बाद में मैंने देखा तो वो कतर नहीं था, वो इजराइल और पैलेस्टीन में संघर्ष है। वो कहने में हो गया, तो वो गलती थी, वो स्वाभाविक या किसी इंटेंट के तहत नहीं था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है, इसको जरा आप समझिएगा, क्योंकि देश में अब तक तो आप प्रभावित ईडी, सीबीआई इधर उधर कर रहे थे, अब सीधे सीधे फ्रॉड पे उतर आए हैं। 4 नवंबर को एबीपी के एक संदीप चौधरी जी हैं। संदीप चौधरी जी का भी थोड़ा बैकग्राउंड ये बताते हैं कि जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसको कुछ लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, उस पर 2 ही 3 नाम क्रेडिबल रह गए हैं, जिन पे लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, इनकी बात ठीक होती है, ये किसी दल विशेष की बात नहीं करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करते हैं। बाकी सबके ऊपर तो आपको पता ही है। अंग्रेजी में शायद कुछ हद तक राजदीप सरदेसाई बचे हुए हैं और हिंदी में संदीप चौधरी बचे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 4 नवंबर को उन्होंने एक डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में जो उनके पार्टिसिपेंट थे, विजय त्रिवेदी, अभय दुबे, विजय विद्रोही, दिबांग, यशवंत देशमुख और अतुल लोढ़े पाटिल, ये 6 लोगों का उनका लोग थे जिनके साथ वो अपनी बातचीत कर रहे थे। और इसमें वो ये बता रहे थे कि ओपिनियन पोल में क्या आए हैं, किस तरह से बीजेपी बढ़त ले रही है, बीजेपी की स्थिति कितनी अच्छी है, ये सब उसमें डिस्कस हुआ था। अपने अपने ढंग से लोग डिस्कस कर रहे थे। 4 नवंबर की बात है। मैं अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस डिबेट में यशवंत देशमुख साहब थे। वो नए तरह से, वो तो यशवंत देशमुख साहब के बारे में कुछ और नहीं कहने की जरूरत है, वो अपने डेटा, अपने तर्क के द्वारा बीजेपी की स्वीप बता रहे थे। अब स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग कि उसको कौन किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, वो देखने वाली बात हो है। लेकिन यशवंत देशमुख साहब का एक स्टैंड तो उन्होंने ये बताया था कि बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है, और उसी तर्क वितर्क में पूरा डिस्कशन हुआ था। मैं उसको आपके लिए लगा दे रहा हूं, 2 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड चला भी दे रहा हूं। होता क्या है कि 5, 7, 10 सेकंड के बाद कॉपीराइट की समस्या हो जाती है, तो इसलिए पूरा नहीं चला सकता हूं, वो चला दे रहा हूं। और उसका जो मेल, मतलब उसका जो एड्रेस है, लिंक है, वो नीचे शेयर कर दे रहा हूं। तो अगर आपको देखना हो तो आप तो जाके वहां सीधे देख लीजिए। थी 4%, अन्य के खाते में 17.9, मतलब ये 4 नवंबर की बात है, और उसमें दिख भी रहा है कि 2 हफ्ता पहले ये रिलीज हुआ था। अब 22 नवंबर की शाम को एक प्रोग्राम लाइव किया गया। अच्छा, चूंकि आप इसमें हैं, आप सोशल मीडिया में कुछ देखते रहते हैं भाई, और क्या चल रहा है, कहां नहीं क्या चल रहा है, तो उस पर एकदम से आया कि एक 22 नवंबर को ओपिनियन पोल, और संदीप चौधरी उसको कर रहे हैं। ये भी एबीपी के ही मतलब चैनल पे ये था। इसमें जो थंबनेल था, जो थंबनेल मतलब जो पोस्टर कह लीजिए, या जो सोशल मीडिया में हम लोग यूट्यूब के उसमें ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो मतलब जो मामला होता है, जिससे आप उसमें के उस वार्तालाप में क्या होगा या वार्तालाप कैसे होगी, खास करके जब डिबेट और डिस्कशन के लिए ये सब बनते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको थंबनेल कहते हैं। जो पेपर में अगर कहिए तो हेडलाइंस, कहीं और कहिए तो पोस्टर,
मतलब मूल रूप से उसके अंदर की बातें आप बताते हैं। तो ये भी मैं लगा दे रहा हूं, ये मैं इसलिए लगा दे रहा हूं कि इसमें कहा गया, जो ये थंबनेल था, वोटिंग से पहले ही हो गया साफ, राजस्थान में बनेगी इस पार्टी की सरकार। और ऊपर उन्होंने वसुंधरा राजे जी के, मोदी जी के, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के फोटो लगा के एक दूसरे। ये 4 नवंबर वाला वो नहीं था थंबनेल, ये नया थंबनेल बनाया गया। इंप्रेशन ये दिया गया कि अच्छा, इसको जब ये चल रहा था तो लाइव चल रहा था, लाइव इतने पीपल वॉचिंग वो सब आता है। तो प्रथम दृष्टया जब मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ लाइव चल, और लाइव चलाया भी जा रहा था, तो लोग इसको देख रहे थे। उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि थंबनेल क्या थी। इस लाइव डिबेट में बड़े जबरदस्त ढंग से कि बीजेपी की कितनी बढ़त हो रही है, ये 22 तारीख को हो रहा है और 23 को वहां प्रचार समाप्त हो रहा था, वो क्यों जीत रही है उसके तर्क दिए जा रहे थे, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने 4 नवंबर का तो डिबेट देखी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई है, ये जिस रीजन में बता रहे हैं कि बीजेपी की भयंकर बढ़त है, फलाना है, तो ये कुछ मुझे गले नहीं उतर रहा था, क्योंकि बाकी लोगों से मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे बीजेपी की हालत पतली है। और तब तक वो पनौती वनौती वाला मामला आ चुका था, मतलब जो पनौती भी तो एक बड़ा इस समय चिपक गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत हार चुका था। उस डिबेट में अभय दुबे जी भी थे। अब चूंकि अभय दुबे जी से मेरे इतने व्यक्तिगत संबंध हैं कि मैं उनको फोन कभी भी कर सकता हूं, तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप उस डिबेट में थे? मैंने नेक्स्ट डे सुबह फोन किया, ये तो रात की बात है। तो मैं इसलिए फोन कर रहा था, मैं उनसे जरा जानना चाह रहा था कि वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर भाई आप डिबेट में थे, आप समझ रहे थे, तो कौन सी डिबेट? हमने कहा कल एबीपी की आपने शाम को लाइव कर रहे थे 8 बजे, और आप नहीं, मैं तो उनके यहाँ गया ही नहीं, कल मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था उनके यहाँ। अरे हमने कहा लेकिन वो तो लाइव है, तो उनका भेजिए जरा लिंक, मैं देखूं। फिलहाल फिर मैंने भी जांच पड़ताल शुरू की, तो समझ में ये आया कि 4 नवंबर के पूरी चीज को नया थंबनेल और नया पोस्टर बना के उसको फिर से चला दिया गया, और वहां इंप्रेशन ये दिया गया कि बीजेपी किस तरह से आगे चल रही है। और वहां की और राजस्थान की जो सबसे बड़ी भारतीय और हम जनता यहाँ पार्टी, मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये जो एबीपी न्यूज है वो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप की है। आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का जो सबसे बड़ा पेपर है टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ की, अगर मैं रोज टेलीग्राफ की हेडिंग देखता हूं, जबरदस्त हेडिंग बनाता है। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस पूरे पेपर के एक सरकार साहब इसको चलाते हैं, उसकी एक प्रतिष्ठा है। तो एबीपी में हालांकि बहुत से ऐसे एंकर भी रखे हैं, वो मुझे लगता है उनका बिजनेस का काम है भाई, वो कोई धर्मार्थ के लिए तो चला नहीं रहे हैं वो अपना वो चैनल, लेकिन वो एक हद तक थोड़ा कंस्ट्रेंट रखते हैं, बाकी की तरह नहीं ले उड़ते हैं। तो उस एबीपी के बाद जब मुझे ये लगा कि ये 4 नवंबर का वीडियो, अब मैं 2-3 चीजें अब मेरे मन में हो रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक 4 नवंबर का वीडियो थंबनेल चेंज करके इस इंप्रेशन के साथ कि वो बातचीत 22 नवंबर को हो रही है, ये फ्रॉड है कि नहीं है, पहले आप ये बता दीजिए। डज इट अमाउंट टू फ्रॉड? ये मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इंटेंट यह है कि 22 नवंबर का माना जाए, लोगों को ये लगे कि 22 नवंबर को ये चर्चा हो रही है। दूसरा, इलेक्शन के दौरान ओपिनियन पोल पर रोक है कि आप जब इलेक्शन चल रहा है तो सब ओपिनियन पोल नहीं कर सकते। उसका सीधा लॉजिक यह है कि उससे वोटर प्रभावित होते हैं, वो जहां वोट देना वो प्रभावित होते हैं। तो क्या ये कानून का उल्लंघन है जो इन्होंने ये किया एबीपी ने? और अगर है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? और अगर कार्रवाई तो इस इलेक्शन कमीशन को करनी है, तो इलेक्शन कमीशन इस पर कब कार्रवाई करेगा? वो पनौती कहने पे तो राहुल गांधी ने, लोगों ने पनौती 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 बोला, राहुल गांधी ने पनौती उनका रिपीट कर दिया, उस पर तो नोटिस आ गई है। लेकिन एक फ्रॉड आप करके पुराने वीडियो को यह दिखा के कि वो 22 तारीख को वो सारा चर्चा हो रही है, इस पे इलेक्शन कमीशन कब ध्यान देगा और इस पे कब नोटिस इशू करेगा? दूसरी बात, एक चीज ये भी सोचने वाली बात है कि ये 22 नवंबर
को ये जो लाइव चर्चा दिखाई गई एबीपी न्यूज में, इस इंप्रेशन के साथ कि भाई इसमें बीजेपी का बिल्कुल बढ़त है और बिल्कुल कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं, इस 22 नवंबर की चर्चा से फायदा किसका हो रहा है? क्योंकि क्रिमिनल केसेस की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि इससे फायदा किसका हुआ। अगर कहीं कोई डेथ होती है, ऐसी एबनॉर्मल डेथ होती है, तो पहला होता है कि इनकी डेथ से फायदा किसका होगा, और वहीं से जो सारी जांच है वहां से शुरू होती है। तो इससे फायदा किसका होगा? भाई दो फायदे हैं। एक फायदा, आपकी व्यूअरशिप आएगी, आपको टैरिफ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट मिलेगा, आपका फायदा होगा, वो फाइनेंशियल फायदा है। लेकिन क्या अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, तो मान लीजिए यहां 100 रुपया मिल रहा है, तो क्या वहां 2 रुपया मिलता? अरे वहां 20, 25, 30 रुपया मिलता। लेकिन मैं कंपैरिजन, हो सकता है 100 भी मिल जाता। लेकिन पॉलिटिकल फायदा किसका है? सारा खेल यह है कि इस चीज को चलाने से पॉलिटिकली कौन फायदे में। दूसरा, क्या वोटर इस चीज को करने से वो इफेक्ट हो रहा है? जो इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिश सिद्धांत है कि अगर इस दौरान कोई ओपिनियन पोल या होता है तो वोटर इफेक्टेड होता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। अब फायदा तो बहुत क्लियर है, फायदा तो बीजेपी का है। अब दिक्कत यह है, अगर फायदा बीजेपी का है तो इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच, पहली चीज की जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर जांच होनी चाहिए तो इसकी जांच करेगा कौन? ईडी, सीबीआई, ये सब, मतलब ईडी का मतलब नहीं, सीबीआई बीआई से मतलब नहीं, करेगा कौन इसकी जांच? इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख ही रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और दूसरा यह है कि इट इज नॉट ओनली अ मिस्टेक, फ्रॉड, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। मेरे हिसाब से इसकी कैटेगरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आएगी। ये षड्यंत्र है, क्योंकि आप पुराने वीडियो को लाके वोटर को इफेक्ट कराने के लिए उसमें जो तथ्य, उसमें बिल्कुल जोर शोर से यशवंत जी तो अपना बताते ही रहते हैं कि कैसे किस किस लॉजिक से, किस किस कारण प्रधानमंत्री जी अभी अगले 10-20 साल जीतेंगे और बीजेपी तो कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। वो उनकी अपनी लॉजिक है, वो अपना कुछ कुछ डेटा निकालते हैं, शायद डेटा भी उसी तरह से निकालते हैं और फिर उस पर वो बातचीत करते हैं। और ये ठीक बात भी है, क्योंकि ये जो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज फिर से बोल रहा हूं, मेरी जो उम्र हो गई है, मैं और मेरे किसी जानने वाले, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं, आज तक किसी ओपिनियन पोल वाले का ना फोन आया है ना संपर्क किया है। ये किन लोगों से बात करते हैं, ये किन से, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉलिटिकली एक्टिवेटेड, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति हूं, जो जानता रहता हूं, जानता हूं किसका क्या, मुझसे आज तक कोई नहीं हुआ। और मुझे ऐसा कोई ना दोस्त मित्र भी मिला जिससे इन लोगों ने संपर्क किया। अब ये कहां बैठ के क्या करते हैं, एक तो ये, दूसरा एक और चीज समझ लीजिए, इस सब सर्वे को करने में, ओपिनियन पोल करने में पैसा खर्च होता है। वो पैसा कौन देता है? तो पैसा जो देगा, सर्वे तो उसी के हिसाब से होगा। ये बहुत बेसिक सा सिद्धांत है, इसमें कोई मतलब कोई बहुत रहस्य गूढ़ बात नहीं कि इसको समझ में ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें फायदा किसका हो रहा है। अब जो जिसपे जो सारी बातों का और जो निष्कर्ष है और जिसकी वजह से चिंता की बात है कि बीजेपी जो सारा इकोसिस्टम है ना, वो चाहे ईडी सीबीआई के द्वारा ये हो कि सब फ्रॉड है, सब चोर है, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब वो हैं, वो दूसरा जय शाह साहब के कंधे पे हाथ रख के उनको साथ ले जाते हुए परिवारवाद की बात करना कोई इन लोगों से सीखे। एक बात और है, ये लाइव सोशल मीडिया पे क्यों किया गया 22 तारीख को? मेरी जो दृष्टि है उसके अनुसार आज टीवी को लोग सीरियसली नहीं लेते, टीवी पे चलने वाली चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ओपिनियन मेकिंग में अब सोशल मीडिया का ज्यादा बड़ा रोल हो गया है और इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अच्छा, होता ही है ना कि अगर इनकी लीड है, ये बिल्कुल स्वीप कर रहे हैं, तो जो फेंस सिटर्स हैं, जो बीच में जो निर्णय लेना है जिनको, वो किसी का भी, मेरा आपका भी यही होगा कि भाई जो जीत रहा है उसी को फिर जिताओ। क्या मतलब, आपने को अपना वोट क्यों खराब करो, इधर जब कोई है ही नहीं कंटेस्ट में। और मुझे एक चीज और लग रही है, ये क्यों हो रहा है 22 को? बीजेपी के पास मुद्दे गायब होते जा रहे हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
कांग्रेस के मेरे हिसाब से राजस्थान में पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया, इलेक्शन आपको इस पे लड़ना चाहिए था। बीजेपी को घेरना चाहिए था कांग्रेस को कि आपने अपने मैनिफेस्टो में 2018 में ये चीजें कही थी, आपने ये चीजें की और ये नहीं की। अब आप मुद्दे कौन से उठा रहे हैं? राजेश पायलट का बड़ा अपमान किया था। राजेश पायलट को मरे 20 साल हो गए, उनके लड़के आज कांग्रेस के स्टैब्लिश नेता हैं और उस पे अच्छा हो क्या रहा है कि जब खराब दिन आते हैं ना तो सब चीजें उल्टी पड़ती हैं। बीजेपी ने जब मोदी जी ने चाल चली कि राजेश पायलट से बड़ा खराब, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई कांग्रेस में। आपने अडवाणी जी के साथ कितनी इंसाफ किया, मुरली मनोहर जी के साथ आपने बड़ा इंसाफ किया ना। तो ये सब कहने की उनके साथ नाइंसाफी, अपने आप ही तो देख लीजिए ना। आप तो डिसीजन मेकिंग लेवल पे थे, आप डिसीजन मेकिंग लेवल पे थे। अशोक गहलोत डिसीजन मेकिंग लेवल पे कांग्रेस में कभी नहीं रहे, राजस्थान की डिसीजन मेकिंग के लिए थे, लेकिन नेशनल लेवल पे वो क्या थे वो नहीं रहे। आपने अपने अडवाणी जी, पूजनी अडवाणी जी और पूजनी मनोहर जोशी साहब के साथ क्या किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कहने का कोई हक ही नहीं आपको आता है कि ये क्या है। और उसके बाद अशोक गहलोत जैसा पॉलिटिकल आदमी, उसने सारे डेटा के साथ आपको जवाब दिया है कि गुर्जरों के साथ जितना अत्याचार, जितनी लाठीचार्ज भाजपा के रिजीम में हुई उतनी कभी नहीं हुई थी कांग्रेस के रिजीम में, एक लाठी नहीं उठी थी। अब आप हे करते हुए चले जाइए, अब आप उसमें जवाब ही मत दीजिए। तो आपके पास मुद्दे हैं नहीं, आपके पास यही सब राजेश पायलट का क्या हुआ और कौन है किशोरी लाल या कौन वो जो टेलर मास्टर की हत्या हुई थी उसकी बात करिए। नॉन सिग्निफिकेंट बातें। आप क्यों नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करते हैं कि 2018 में ये हुआ और इन्होंने ये नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 22 नवंबर को एबीपी ने एक, और इस तरह से कितने हो रहे हैं, मेरी पकड़ में एक आया है, इस तरह से तमाम चीजें हो रही होंगी उस इकोसिस्टम को गलत ढंग से लोगों तक ले जाने के लिए। तो सतर्क रहें, जो कुछ आ रहा है उसको डबली चेक करें कि कहां क्या है और तब अपना मन बनाएं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।